हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश PDITI ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम चैप्टर 9 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। सब्जेक्ट रहेगा अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है। तो चैप्टर 9 है अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट का, जिसका यूनिट का नाम है अपना वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क क्या होता है, जिसे हम कार्य कहते हैं। कार्य आप सभी लोगों को पता होगा, जनरली 10th में और 12th में ये ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और जनरल बेसिक क्वेश्चन है ये। तो कार्य क्या है? कोई भी बॉडी है हमारी, सपोज करो कोई बॉडी है, अब इस पे हम फोर्स लगाएं तो ये बॉडी क्या करेगी? अपने स्थान से मूव करेगी। जब इस पे एक्सटर्नली फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी मूव करेगी, या फिर कोई बॉडी हिंज्ड हो रखी है, लटकी हुई है, इस पे फोर्स लगाएं तो ये बॉडी अपने स्थान से मूव कर जाएगी। ठीक है। तो ये जो मूव कर जाएगी, जितनी बॉडी फोर्स लगा रहे हैं और जितनी डिस्टेंस मेजर कर रहा है, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। तो इसे आगे और एक्सप्लेन करेंगे। जब कोई बॉडी है, या कह सकते हैं जब किसी बल को किसी वस्तु पर लगाया जाता है, यानी कोई फोर्स है या कोई बॉडी है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी क्या होगी? गति करेगी। ठीक है ना? बॉडी यानी वस्तु आगे या पीछे गति करेगी। कोई भी बॉडी है, उस पर फोर्स लगाएंगे, क्या करेगी? बॉडी लीनियर मोशन करेगी। लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन, यहां से बॉडी आगे गई, फिर बॉडी पीछे आई। ठीक है। तो इसे हम लीनियर मोशन कह सकते हैं, या फिर आगे पीछे गति करेगी। आगे पीछे गति करेगी तथा क्या कह सकते हैं, तथा किसी वस्तु को यानी बॉडी को लटका दिया जाता है, तब उस पर बल लगाते हैं। तो बॉडी आगे पीछे गति करेगी। आगे पीछे गति करेगी। ठीक है। तो कोई भी बॉडी है, मैंने बताया था अभी, अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी आगे पीछे गति करेगी। इसमें कह सकते हैं, तो इसमें क्या होता है,
उस परिस्थिति में किसी वस्तु में कार्य उत्पन्न होगा। कार्य संपन्न होगा। उसे कार्य कहते हैं, यानी वर्क कहते हैं। वर्क समझ में आ गया। कोई भी बॉडी है, अगर उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी आगे पीछे मूव करेगी, और जो आगे पीछे मूव कर रही है उसी को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब कार्य, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है आगे या पीछे, लीनियर मोशन कर रही है, आगे पीछे गति, और जो लीनियर मोशन हो रहा है उससे, उसमें क्या है, कुछ ना कुछ कार्य प्रोड्यूस हो रहा है, कार्य उत्पन्न हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब जिस बॉडी में अगर लीनियर मोशन नहीं होता है बॉडी, उसे हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं दृढ़ पिंड। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। दृढ़ पिंड इसका टॉपिक नहीं है, उसे और आगे पढ़ लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन इसे हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ये समझ में आ गया। कोई भी बॉडी है, उस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी पे फोर्स लगेगा तथा बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कोई भी बॉडी अपने स्थान से मूव कर रही हो, चल रही हो, या यहां से गति कर रही हो, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो W इक्वल टू F इंटू डी, वेयर W इक्वल टू वर्क ठीक है, F इक्वल टू हो गया अपना बल, और अपनी D हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, या फिर उससे बोल सकते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन ही होता है, लेकिन इसे एक और कह सकते हैं चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो यहां कह सकते हैं इसे वस्तु द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। कोई भी बॉडी है, उस पर हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूवमेंट करेगी, बॉडी के अंदर मोशन उत्पन्न होगा, उस मोशन में कार्य प्रोड्यूस होगा। कार्य, उस मोशन को ही हम एक तरह से कार्य कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी मूवमेंट करे या बॉडी हमारी मोशन करे। ठीक है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया एक्सटर्नली फोर्स या बल, उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसे हम W से डिनोट करते हैं, W इक्वल टू F इंटू डी। F फॉर रहता है अपना फोर्स, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम विस्थापन बोलते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया कार्य क्या होता है।
कार्य का जो मात्रक होता है वो रहता है अपना जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य जो होता है इसका जो मात्रक यूनिट की बात करें यूनिट क्या रहता है इसका, जूल बोलते हैं हम। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में इसकी मात्रा क्या रहती है अपनी, जूल। ठीक है, यहां तक हो गया अपना। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन के बराबर होता है, यानी 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, तो आगे क्या होगा, इंटू 1 मीटर, यानी इसकी डिस्टेंस दे रखी है हमें, फोर्स दे रखा है तथा डिस्टेंस दे रखी है। तो एक अर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये पूछ लेगा 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग होता है, तो 10⁻⁷। ये रहता है अपना कार्य का मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा प्रिंसिपल ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्क जिसे बोलते हैं कार्य का सिद्धांत। कार्य का सिद्धांत। ठीक है, तो कार्य के सिद्धांत में क्या है, कोई भी मशीन है उस पर कार्य करते हैं तो वो उसे हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, है ना। इसे सिंपल भाषा में कहते हैं, जब कोई मशीन है यानी कोई मशीन कार्य उत्तोलक समझते हैं, जैसे हम लीवर बोलते हैं। और लीवर का मेन काम क्या रहता है, कम भार लगा के अधिक कम फोर्स लगा के अधिक लोड उठा सकते हैं लीवर का। जैसे हमारी पुल्ली होती है, पुल्ली जिसे हम घिरनी बोलते हैं। घिरनी क्या रहता है, ये मशीन का ही काम करती है, जिसपे कोई भी व्यक्ति है, अब इसे जब खींचेगा तो यहाँ जो हमारा कोई भी बाल्टी होगी, किसी कुएं से अगर पानी खींच रहे हैं तो बाल्टी यहाँ से खींचेगा तो ये ऊपर जाएगी अपनी। ठीक है ना, तो इसे ज्यादा लोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिक जो है ये मशीन का काम कर रही है। तो यही होता है अपना मशीन। तो लीवर का मुख्य काम क्या होता है, कम बल लगा के अधिक भार उठाया जा सकता है, इट इज कॉल्ड मशीन, या फिर कह सकते हैं लीवर। तो लीवर भी एक मशीन है, यानी कोई मशीन का कार्य या लीवर। ठीक है ना, ये किस पे रहता है, मैंने बताया था घूर्ण के सिद्धांत पे। घूर्ण के सिद्धांत पे होता है, यानी रोटरी मोशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पे, रोटरी मोशन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें कह सकते हैं तथा मशीन में एक तरफ
आयास यानी एफर्ट, एफर्ट लगाया जाता है, एफर्ट बली होता है, एफर्ट लगाया जाता है तथा दूसरी तरफ मशीन से मशीन से कार्य करते हैं। मैंने बताया था ना अभी, मशीन क्या करती है, एक तरफ से हम एफर्ट लगाते हैं या बल लगाते हैं या आयास लगाते हैं, तीनों एक ही बात है। दूसरी तरफ उसे हम किसी भी कार्य करते हैं या किसी भार को उठाते हैं, उसका काम क्या रहता है, ये मशीन का काम रहता है। तो ये वर्किंग या प्रिंसिपल ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे हम, तो उसका सेम यही रहता है। किसी भी अगर हम काम कर रहे हैं तो मशीन की सहायता से कर सकते हैं। तो मशीन में क्या रहता है, कोई किसी एक्सटर्नली प्रयास द्वारा किसी वस्तु को उठा सकते हैं। अब जो हाइड्रा होते हैं, हाइड्रा के बारे में जाना होगा आपका, वो इस टाइम में रहता है। ये कोई हाइड्रा है जिसमें ये रहेगा, तो यहाँ W भार हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ अपना एफर्ट, ये इसका फलक्रम हो गया, और यहाँ अपना हो गया एफर्ट। तो यहाँ से अगर किसी भी हाइड्रा से हम वेट को उठा रहे हैं तो यहाँ हम एफर्ट लगाएंगे। ये जो लिंक है, ये जो छड़ है, इसकी सहायता से हम इसमें फोर्स लगाएंगे। फोर्स क्या करेगा, ये फलक्रम का काम रहता है। किसी भी फोर्स को उठा रहे हैं तो उसे डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ से क्या रहता है, किसी भी वस्तु को हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेनली क्या रहता है, ये मशीन ही होती है, और मशीन का काम सिर्फ यही रहता है, कम भार लगा के या कम एफर्ट लगा के अधिक भार उठाया जा सकता है। तो ये रहता है अपना इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट क्या है वो अपना, इसमें कुछ आयास मतलब एफर्ट मशीन के घर्षण में समाप्त हो जाता है। मैंने बताया था अभी। अब एफर्ट क्या होता है, एफर्ट जब मशीन लगाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अभी बताया था, कोई मशीन है, अब यहाँ से ये आ रही है तो यहाँ ये मूवमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, लीनियर मोशन भी कर सकता है और रोटरी मोशन भी करता है। रोटरी मोशन करेगा आगे पीछे से, लीनियर मोशन कह सकते हैं। तो इस मशीन में क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, यहाँ फ्रिक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है, कुछ एफर्ट में क्या होता है, हमारे फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं एफर्ट की सहायता से, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं कार्य इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल की बात करेंगे, किया गया कार्य यानी भार पर किया गया कार्य माइनस के मशीन के अवयव यानी एलिमेंट, मशीन के पुर्जे बोल सकते हैं, मशीन के पुर्जे या पुर्जे में व्यय हुआ कार्य, यानी कह सकते हैं कोई भी भार है, उसको अगर हम उठा रहे हैं तो भार में क्या करेंगे, कार्य करेंगे उसको उठाने के लिए, माइनस के मशीन के जो पुर्जे में खर्च किया हुआ कार्य। अब ये मशीन है, एक बार और समझ लेते हैं। ये मशीन है,
तो ये क्या कह रहा है, भार पर किया गया कार्य। अब कोई भार उठा रहे हैं हम, W वेट अगर उठा रही है मशीन, तो इस पर कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, तथा मशीन के जो एलिमेंट हैं, ये जो मशीन है, इस मशीन में भी जो एलिमेंट है, मशीन के एलिमेंट में कुछ कार्य हुआ तभी ये मशीन ही उठा पाएगी इसको। यानी किसी वर्क पीस को उठाने में जो कार्य लगता है तथा मशीन द्वारा किए गए कार्य, उसके माइनस को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो ये वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल कह सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल ऑफ वर्क, ये रहता है अपना। तो यहां तक क्लियर हो गया, इसकी यूनिट के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा अपना शक्ति क्या होता है, पावर क्या होता है। अब बात करेंगे हम शक्ति यानी पावर। ठीक है, पावर क्या होता है, किसी वस्तु में बल द्वारा, कोई वस्तु है अगर उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, बल द्वारा कार्य करने की दर, बल द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर को शक्ति कहते हैं, या फिर कह सकते हैं बल द्वारा टी समय में, या फिर एक नेक्स्ट जो आता है बल द्वारा टी समय में, बल द्वारा टी समय में W कार्य किया जाता है, W कार्य किया जाता है, उसे शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसे किससे डिनोट करते हैं, P से, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कार्य अपॉन T। ठीक है, तो इसमें एक और लिख सकते हैं, किसी वस्तु के में लगाया गया या ऐसे कह सकते हैं किसी वस्तु की शक्ति उसमें उत्पन्न कार्य W तथा समय
टी के अनुपात को शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? शक्ति का मात्रक, पावर का मात्रक क्या होता है? वाट। इसका मात्रक ठीक है। तो शक्ति हो गया वाट। अब वाट इसकी क्या होती है? तो मैंने इसे हम एक यूनिट और बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? वो रहता है 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट इक्वल टू क्या रहता है? 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। ठीक है। 1 वाट किसके बराबर है? 1 जूल के बराबर है। ठीक है ना। तो 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होगा? 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट के बराबर होगा। एक किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट के बराबर होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 1 HP बराबर कितना रहता है अपना? ये 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ठीक है ना। 1 HP बराबर 746 वाट होते हैं। लेकिन 1 किलोवाट 1.3 HP, 1.34 HP। ये सारी यूनिट हैं। इनको एग्जाम में पूछ लेता है। तो 1 जूल बराबर किसके बराबर रहता है? तो 1 वाट इक्वल टू रहता है 1 जूल पर सेकंड के बराबर रहता है। 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। 1 HP बराबर कितने वाट रहते हैं? 746 वाट होते हैं। अब 746 वाट को अगर किलो वाट में डिवाइड करेंगे तो इसमें 1000 में अपना किसका डिवाइड करेंगे? किलो वाट कितना होता है? 1000 का। तो 1000 में 746 का डिवाइड करेंगे तो 1.34 HP आ जाएगा। तो ये हो गया अपना शक्ति क्या होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एक अस्तु शक्ति के नाम से जानते हैं। HP मैंने बताया था ना, हॉर्स पावर जिससे बोलते हैं। हॉर्स पावर के बारे में जानेंगे। फिर कोई भी HP है उसके कुछ पावर्स अलग अलग हैं, जैसे इंडिकेटर पावर हुआ, ब्रेक पावर हुआ, फ्रैक्शन लॉसेस हुआ। तो ये सारी उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो अस्तु शक्ति के बारे में जानेंगे। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर क्या होता है? जब कोई कारक होता है उसमें, जब कोई कारक 75 मीटर, जब कोई कारक 75 मीटर पर सेकंड या 45 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या 4500 किलोग्राम 4500 किलोग्राम पर सेकंड या 4500 किलोग्राम पर मिनट
ठीक है ना। कोई भी कारक है जिसमें 75 किलोग्राम पर सेकंड या 4500 किलोग्राम पर मिनट, ये कौन सी यूनिट रहती है अपनी एमकेएस पद्धति में, ठीक है ना। एमकेएस पद्धति में कार्य करता है तो उसे एक अश्व शक्ति बोलते हैं। एक अश्व 1 HP यानी हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर कहते हैं। तो एमकेएस पद्धति में क्या होता है 1 HP बराबर एमकेएस पद्धति में एमकेएस एमकेएस पद्धति में क्या होता है 1 HP इक्वल टू क्या हो गया 1 HP इक्वल टू 75 किलोग्राम पर सेकंड हो गया, ठीक है। और अपना या फिर कह सकते हैं इसे 1 HP इक्वल टू 4500 किलोग्राम पर मिनट कह सकते हैं इसे हम। अब 4500 किलोग्राम पर मिनट कैसे हुआ 75। अब एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होती हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो मिनट में करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 3 0 0, ठीक है ना। पाँच 4500, ठीक है। समझ आ गया। ये हो गया 4500 अपना। तो 4500 1 HP इक्वल टू 4500 किलोग्राम पर मिनट होता है। ऐसे कह सकते हैं HP इक्वल टू 1 HP इक्वल टू कितना हो गया 1 HP इक्वल टू बल इंटू विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय सेकंड इंटू 75, ठीक है ना। और दूसरा सेम इसी लिख सकते हैं 1 HP इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कार्य अपॉन समय सेकंड इंटू 4500, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट जो आएगा इसमें टाइप्स ऑफ हॉर्स पावर आएगा, उसके बारे में जानेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट जो आएगा वो अश्व शक्ति के प्रकार आएंगे। तो बोल सकते हैं यहाँ अश्व शक्ति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ हॉर्स पावर।
ठीक है। तो क्या होता है हॉर्स पावर, इसका जो पहला टाइप आएगा वो आएगा इंडिकेटर हॉर्स पावर, इंडिकेटेड या इंडिकेटर कह सकते हैं या इंडिकेटेड कह सकते हैं या फिर इसे इंडिकेटर कह सकते हैं, इंडिकेटर हॉर्स पावर। ठीक है। तो इंडिकेटर हॉर्स पावर क्या होता है, कोई भी इंजन है उसको चलाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसी को हम कहते हैं इंडिकेटर पावर। अब उसे समझाएंगे। कोई इंजन की मैकेनिक क्या होती है, कोई पिस्टन है, पिस्टन के अंदर पिस्टन हेड हो गया अपना, पिस्टन सिलेंडर ये अपना पिस्टन सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। या ऐसे सिंपल में कह सकते हैं कोई भी पिस्टन है जिसमें पिस्टन सिलेंडर है, और इस जो कहेंगे इसे पिस्टन हेड कहेंगे। अब पिस्टन सिलेंडर में क्या होगा, पिस्टन जो रहेगा अपने ये कनेक्टिंग रॉड होगी, ठीक है, और ये अपनी होगी क्रैंकशाफ्ट। यहां तक समझ में आ गया। इसे बोलेंगे हम कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, इसे बोलेंगे क्रैंकशाफ्ट, इसे बोलेंगे पिस्टन, पिस्टन सिलेंडर, इसे हम सिलेंडर बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये टीडीसी रहता है अपना, टीडीसी टॉप डेड सेंटर, और ये रहता है बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। तो किसी भी इंजन में दो पोर्ट होंगे सिलेंडर में, एक ये पोर्ट होगा एक ये पोर्ट होगा, जिसे हम इनलेट पोर्ट बोलेंगे। तो ये नीचे की ओर खुलेगा, ठीक है, और आउटलेट पोर्ट होगा वो इस टाइप में होगा, ठीक है ना। तो किसी भी इंजन में क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। इसमें हमारा स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग। तो किसी इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा, ठीक है। अब जब हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा, यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाएगा, तो उस केसेस में क्या होगा, ये पिस्टन हमारी नीचे आ जाएगी, और क्रैंकशाफ्ट पे यहाँ है तो उससे और नीचे आ जाएगी। उस केस में क्या होगा, जो भी हमारा एयर का फ्यूल होगा और एयर होगी, एयर प्लस फ्यूल, हमेशा पिस्टन के हेड में सिलेंडर में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जाता है, एयर प्लस फ्यूल, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब इसमें क्या होगा, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर गया। अब पिस्टन उस केसेस में क्या करेगी, जब हमारा सिलेंडर है जो पिस्टन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, तो पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। अब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो ये प्रेशर बढ़ेगा इसका। उस केसेस में क्या होगा, इनलेट पोर्ट, इसे इनलेट पोर्ट बोलते हैं, इसे आउटलेट पोर्ट बोलते हैं, या इनलेट वाल्व कह सकते हैं, आउटलेट वाल्व कह सकते हैं। ये इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा तथा आउटलेट वाल्व खुल जाएगा, ठीक है ना। तो इसे स्टार्टिंग में क्या होगा, इसमें कंप्रेसिव होगा, तो कंप्रेसिव के केसेस में दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे क्योंकि कंप्रेस होगा। अब कंप्रेस में इसमें स्पार्क प्लस क्या करेगा, बर्न स्पार्क जनरेट करेगा, और इसमें कंप्रेसिव होगा। कंप्रेसिव केस में एकदम स्पार्क होगा, जिसमें क्या होगा, ब्लास्ट होगा। उस ब्लास्ट के केसेस में क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगी। तो यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, पिस्टन को नीचे की ओर लाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, उसी को हम इंडिकेटर पावर बोलते हैं। तो यहाँ तक क्या क्लियर हो गया, इंडिकेटर पावर क्या होता है। तो यहाँ से हम डायग्राम की सहायता से बताएंगे। इंडिकेटर पावर किसी इंजन को
किसी इंजन में वास्तव में, यानी किसी इंजन को वास्तव में चलाने के लिए दी गई ऊर्जा किसी इंजन को चलाने में दी गई ऊर्जा या कुल ऊर्जा उसको इंडिकेटेड पावर बोलते हैं या हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी इंजन को दी गई शक्ति या दी गई एनर्जी को उसका क्या कहते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं, या किसी इंजन को चलाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम इंडिकेटेड एनर्जी कहते हैं। ये इंडिकेटेड हॉर्स पावर का मान ब्रेक हॉर्स पावर से अधिक होता है। ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर से अधिक होता है। तो ये चीज समझ में आ रही है, कोई भी इंडिकेटर हॉर्स पावर है उसकी वैल्यू किससे होगी, ब्रेक एचपी से, ब्रेक हॉर्स पावर से अधिक होगी। ठीक है ना, क्योंकि इंजन को दी जाने वाली कुल ऊर्जा कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी में से कुछ ऊर्जा क्या होती है, फ्रैक्शन के कारण लॉस हो जाती है। कुछ ऊर्जा फ्रैक्शन के कारण लॉस हो जाती है या नष्ट हो जाती है। अब देखो एक बार दोबारा से बता दे रहा हूं, इंडिकेटर पावर क्या होती है। कोई भी हमारा पिस्टन, सिलेंडर या इंजन है, ये इंजन की मैकेनिज्म है, इसे मैंने ओरली बता रहा हूँ, बाकी अभी तो और इसमें डायग्राम में कुछ पॉइंट हैं अभी, और स्विफ्ट वॉल्यूम हमारा, इसमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा अभी। क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या होता है ये सब जानेंगे, ये ज्यादा डीपली चला जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। कोई भी इंजन है, उसमें इंजन में सबसे पहले क्या होगा, सिलेंडर होगा, सिलेंडर हेड होगा। ठीक है, ये पूरा इसके जो यहाँ तक ये है, ये सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हेड हो गया। ठीक है, इंजन में पिस्टन भी होगा, पिस्टन रॉड होगी, पिस्टन रॉड को हम कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, जिसमें पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए जिस पिन की आवश्यकता होती है उसे गजर पिन कहते हैं। और क्रैंक होगी, क्रैंक शाफ्ट होगी, और क्रैंक को जोड़ने वाली एक सॉफ्ट रहती है, उसे हम क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। और ये जो होता है पूरा मैकेनिज्म, ये रहती है क्रैंक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब सिलेंडर में अब हमारा दो पोर्ट होंगे, इनलेट पोर्ट एंड आउटलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट का मतलब होता है किसी भी पोर्ट में एयर या फ्यूल का इनलेट कराना या इंटर कराना, उसे अंदर जाने देना। ठीक है, तो इनलेट पोर्ट रहता है, और आउटलेट उसे करना, बाहर करना।
तो किसी इंजन के में दो पोर्ट होंगे सिलेंडर में, इनलेट पोर्ट एंड आउटलेट पोर्ट, जिसमें एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर रहता है। इसके बीच में हमारा सिलेंडर हेड के बीच में एक स्पार्क प्लग लगा रहता है। उसका काम क्या होता है? स्पार्क करना। उस स्पार्क से क्या होता है, सिलेंडर में एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर रहता है, तो वहां पर क्या होता है, बर्न होता है और ब्लास्ट हो जाता है। जब ब्लास्ट होगा तो उसमें क्या होगा, कंप्रेसिव के कारण जब ब्लास्ट होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी के कारण, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर पावर बोलते हैं। वह इंडिकेटर पावर पिस्टन को मूव कराती है, फिर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आती है। तो यही साइकिल होती है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाती है। अब इसमें क्रैंक शाफ्ट में हमारी फ्लाई व्हील भी आगे कनेक्टेड रहती है। अब फ्लाई व्हील जानते होंगे, फ्लाई व्हील का क्या काम होता है? उसका भी काम एनर्जी को स्टोर करना होता है। जब हमारा पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर आएगा, नीचे से फ्लाई व्हील अपना रोटेशनल देगा, एनर्जी स्टोर करके फिर प्रोड्यूस करेगा, आवश्यकता के अनुसार उसे एनर्जी देगा क्रैंक शाफ्ट को। तो उस केसेस में क्या होगा, हमारा फ्लाई व्हील कंटिन्यू रोटेशनल का रहता है, क्योंकि फ्लाई व्हील एक भारी वेटेड रहता है। उसमें एक बार राउंड लगाने के बाद में उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाया तो फ्लाई व्हील अपनी एनर्जी को क्रैंकशाफ्ट को देगा, क्रैंकशाफ्ट अपनी ओर अपनी ये पिस्टन को देगा, पिस्टन फिर ऊपर मूव करेगा। तो यही सारी वर्किंग है एक इंजन की। इसे हम 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन आगे बताऊंगा। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, सक्शन, कंप्रेसर, एग्जॉस्ट और एक्सपेंसिव और एग्जॉस्ट। तो ये सारे हमारे 4 प्रोसेस होते हैं। उस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन इतना अभी हमें पढ़ना भी नहीं है। हमें बेसिकली इंडिकेटर पावर के बारे में जानना है। तो मैंने एक डायग्राम के जरिए आपको एक हिंट दे दी है। इंडिकेटर पावर होती क्या है? जो इंजन को चलाने के लिए जिस पावर की आवश्यकता होती है या जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम इंडिकेटर एनर्जी कहते हैं। कोई भी पूछ लेगा कि इंडिकेटर एनर्जी या इंडिकेटर हॉर्स पावर क्या होती है, तो बता दो, आराम से बता सकते हो। किसी इंजन को चलाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम इंडिकेटर पावर कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एक ब्रेक हॉर्स पावर। मैंने जो अभी वर्ड बताया था, एक ब्रेक हॉर्स पावर, ये भी आना चाहिए। तो पहले यही एक समझा दे रहा हूं, बाकी नोट डाउन में करवाऊंगा। तो ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है? कोई इंजन है, ठीक है, अब उसमें इंडिकेटर पावर प्रोड्यूस हो रही है, इंडिकेटर पावर अपने पास उपलब्ध हो गई। उस केस में क्या होगा, ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये मूवमेंट करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी। कौन सा मोशन करेगी? रोटेशनल मोशन करेगी, ठीक है, और लीनियर मोशन करेगी। और कौन सी मोशन करेगी? लीनियर, ये पश्चाग्र गति जिसे बोलते हैं, लीनियर मोशन। ठीक है, तो रोटरी मोशन और लीनियर मोशन जिसे पश्चाग्रवर्ती बोलते हैं, आगे पीछे करता है। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पे गजर पिन लगी हुई है, कनेक्टिंग पिन जिसे बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट में यहाँ एक पिन लगी हुई है। तो ये क्या होगा, ये मूव करेगी, इसे आगे पीछे भी करेगी। इसमें क्या होगा, रोटरी मोशन होगा। इस पिन के अंदर रोटरी मोशन होगा, क्योंकि इसमें एक जुड़ी हुई है। तो रोटरी मोशन होगा तो वहां फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन को पता होगा, घर्षण क्या होता है, जहां हमारा रिलेटिव मोशन होता है। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है? सापेक्ष गति, जिसमें कोई वस्तु है उसका विरोध कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? कोई वस्तु अगर मूव कर रही है और उसका जो विरोध कर रही है उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन जनरेट होगा। फ्रैक्शन जनरेट होगा तो पावर लॉसेस होगी, एनर्जी लॉस होगी। यहाँ भी हमारी कनेक्टर यहाँ पिन लगी हुई है, तो यहाँ भी हमारी एनर्जी लॉसेस होगी। यहाँ हमारी जो पिन से जुड़ी हुई है क्रैंकशाफ्ट, यहाँ भी हमारी फ्रैक्शन लॉसेस होगी। पिस्टन जब आगे पीछे मूव करेगा तो यहाँ भी फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन लॉस होगा तो फ्रैक्शनल एनर्जी तो यहाँ भी लॉस होगा। ठीक है, तो जहां जहां अगर हमारा फ्रैक्शन लॉस हो रहा है तो वहां हमारी ब्रेक पावर या ब्रेक एचपी प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो ब्रेक एचपी क्या होता है? जहां पे हमारी एनर्जी लॉस होती है। तो आगे मैं बताऊंगा ब्रेक एचपी के बारे में। डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, और नहीं हो रही हो तो और नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में और आगे एक्सप्लेन करूंगा। इंजन के बारे में जो भी फिटर वाला कैंडिडेट है वो इंजन के बारे में डीपली पढ़ सकता है। और ये तो एक
बेसिक है, बेसिक बहुत बेसिक बताया मैंने। इंजन के बारे में भी और डीपली न्यूमेरिकल्स आते हैं और पढ़ने में भी आनंद आता है। इंजन के बारे में पढ़ेंगे तो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, स्पार्क इंजन, डीजल इंजन के बारे में जानेंगे, तो ये सारी चीजें विद डायग्राम के साथ। तो अभी इतना हमारा सिलेबस में नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका डायग्राम और लिख लेते हैं इंडिकेटेड पावर का। इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है, जिसे हम IHP बोलते हैं, ठीक है। तो IHP इक्वल टू क्या होता है, IHP इक्वल टू PLANK प्लैंक अपॉन 4500 किलोग्राम पर मिनट, क्या हो गया, ये HP हो गया, ठीक है। तो ये रहता है अपना, जहां पर क्या रहता है, ये कौन सी पद्धति में रहता है, MKS। तो जहां पे P क्या हो गया अपना, P क्या है यहाँ पे, एवरेज प्रेशर हो गया, एवरेज प्रेशर को बोलते हैं औसत दबाव, ठीक है। L हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ ऑफ, यानी स्ट्रोक की लंबाई। ये हो गया एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, यानी सिलेंडर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल N हो गया प्रति मिनट चक्रों की संख्या, प्रति मिनट चक्रों की संख्या, और की हो गया अपना कांस्टेंट, ठीक है। कि क्या हो गया, कांस्टेंट, जिसे हम स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारे ये 2 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक के लिए, 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक के लिए, टू स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडिकेटेड पावर, सिलेंडर से रिलेटेड है। कोई भी सिलेंडर है उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, दबाव होगा, जिसका एवरेज वेलोसिटी P लेते हैं। L क्या होता है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर है इसकी जो लंबाई है, इसकी हम लंबाई ले लेते हैं, लेंथ ऑफ सिलेंडर। A क्या हो गया, सिलेंडर की एरिया ले लेते हैं हम, ठीक है। N क्या है, कितने चक्कर लगा रहा है ये प्रति मिनट में, पिस्टन कितना चक्कर लगा रहा है प्रति मिनट में, ये N हो गया। की कांस्टेंट हो गया, जिसे हम 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन के लिए ले सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा इंडिकेटेड पावर। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा ब्रेक हॉर्स पावर। तो ब्रेक हॉर्स पावर के बारे में जानेंगे।